Hello students, this is the second video lecture on the topic cash book. फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ कैश बुक डिस्कस करी। इसके अलावा हमने एक सिंगल कॉलम कैश बुक के ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टू कॉलम कैश बुक। और मैं जैसा कि आपको बता चुका हूं कि टू कॉलम कैश बुक के अंदर ही टू कॉलम कैश या बैंक भी हो सकते हैं, टू कॉलम कैश एंड डिस्काउंट भी हो सकते हैं और टू कॉलम बैंक या डिस्काउंट भी हो सकते हैं। इन सभी के ऊपर हम एक एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो हमने क्वेश्चन लिया है टू कॉलम कैश बुक के अंदर, उसमें हम जो टू कॉलम्स बनाएंगे, एक कॉलम होगा कैश का और एक कॉलम होगा बैंक का। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए। हमें 1 अप्रैल 18 को, यानी कि आप कह सकते हैं कि एक तरीके से हमें ये ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। कैश का ओपनिंग बैलेंस हमें दिया हुआ है 30,000 रुपीज और बैंक का ओपनिंग बैलेंस हमें दिया हुआ है 50,000 रुपीज। फिर हमें लिखा हुआ है आगे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन रिसीव फ्रॉम एक्स रुपीज 5,000। हमें एक्स से 5,000 रुपीज कैश में मिले हैं। आगे लिखा हुआ है पेड टू गोपाल बाय चेक रुपीज 6,000। हमने गोपाल को चेक से 6,000 रुपए पे करा है। आगे लिखा हुआ है इसमें नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है पेड रेंट रुपीज 4,000। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि कैश में पे करा है या चेक से पे करा है, तो हम ये अज्यूम करेंगे कि हमने कैश में पे करा है। नेक्स्ट है विड्रॉन फ्रॉम बैंक रुपीज 10,000। हमने बैंक से 10,000 रुपए निकाले। नेक्स्ट है कैश डिपॉजिटेड इन बैंक रुपीज 8,000। आगे लिखा हुआ है विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज रुपीज 1,000। हमने पर्सनल यूज यानी कि प्रोप्राइटर ने पर्सनल यूज के लिए 1,000 रुपए बैंक से निकाले। नेक्स्ट है रिसीव द चेक फ्रॉम मिस्टर वाई रुपीज 10,000 एंड सेंड टू द बैंक। और वो जो चेक हमें मिला था वो तुरंत हमने बैंक में डिपॉजिट के लिए भेज दिया है। तो हम बना रहे फॉर्मेट देखिए आप सबसे पहले टू कॉलम कैश बुक का। जैसा कि हम जानते हैं दो साइड होती है। जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारी होती है डेबिट साइड और जो राइट हैंड साइड है वो होगी हमारी क्रेडिट साइड। एक तरीके से ये रिसिप्ट साइड होती है और ये वाली साइड हमारी पेमेंट साइड होती है। सबसे पहले हमारा कॉलम होगा डेट का, फिर नेक्स्ट कॉलम होता है पर्टिकुलर और पर्टिकुलर के बाद नेक्स्ट कॉलम होता है वाउचर नंबर और एलएफ। हालांकि वो कॉलम इतने रेलिवेंट नहीं है इसलिए इस क्वेश्चन में हमने उनको शामिल नहीं करा है। बाकी वैसे अगर आप पूरे फॉर्मेट की बात करें तो पहले वाउचर नंबर, फिर एलएफ और फिर उसके बाद कैश का कॉलम, फिर बैंक का कॉलम। इसी पैटर्न पे क्रेडिट साइड में हो जाएगा डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, एलएफ, कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम। सबसे पहले हमने लिखा है यहाँ पे टू बैलेंस बीडी और हमें जो ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है कैश का वो है 30,000 और बैंक का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 50,000। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कैश का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, बट बैंक का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कैश एट बैंक। कैश एट बैंक का मतलब है हमारा बैंक में बैलेंस है, तो ये पॉजिटिव बैलेंस को इंडिकेट करता है, यानी कि ये डेबिट बैलेंस माना जाएगा। तो कैश का भी डेबिट बैलेंस है और बैंक का भी डेबिट बैलेंस है। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ होता क्रेडिट बैलेंस ऑफ द बैंक या बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा हुआ होता तो हम टू बैलेंस बीडी की जगह हम यहाँ लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी और ये 50,000 हमारा क्रेडिट साइड में आ जाता। कैश का कभी क्रेडिट बैलेंस नहीं हो सकता, बट बैंक का डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। अब आता है नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। अब जितने भी ट्रांजेक्शन हैं पहले हम उसकी रफ में कहीं पे साइड में एंट्री बनाएंगे और फिर उसके बाद उसको कैश बुक में शिफ्ट करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमें दिया हुआ है रिसीव फ्रॉम एक्स 5,000 रुपीज। हमें एक्स से 5,000 रुपए कैश में प्राप्त हुए। क्वेश्चन साइलेंट है तो हम कैश में अज्यूम करके चलेंगे। हमें एक्स से 5,000 रुपीज मिले तो इसकी अगर हम एंट्री बनाएं तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स। लॉजिक बहुत क्लियर है। जैसा कि हम जानते हैं रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन। हमारे पास कैश आ रहा है और देने वाला कौन है इस कैश को, एक्स। एक्स इज द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। एंट्री बन गई कैश टू एक्स। और मैं आपको बता चुका हूं हम कैश बुक बना रहे हैं। कैश बुक बना रहे हैं तो उसमें कैश का नाम नहीं आएगा। हमने एंट्री में एक्स को क्रेडिट करा है, एंट्री में एक्स को क्रेडिट करा है तो एक तरीके से कैश बुक लेजर की तरह ही होती है, आप इसको लेजर की तरह ही डील करें। हमने एक्स को क्रेडिट करा है तो जब हम कैश बुक बनाएंगे तो इसको डेबिट साइड में शिफ्ट कर देंगे और आ जाएगा 2x और अमाउंट पता ही हमें इट इज 5,000 रुपीज। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है पेड टू गोपाल बाय चेक 6,000। हमने गोपाल को 6,000 रुपए पेमेंट करे। एंट्री हो जाएगी गोपाल अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर इसका लॉजिक देखें, हमने गोपाल को पेमेंट करा तो गोपाल इज द रिसीवर और हम जानते हैं कि रूल होता है डेबिट द रिसीवर।
अब चेक से पेमेंट करा तो इसका मतलब ये हो गया कि पैसा जो हमारा जा रहा है वो बैंक में से जा रहा है। किसी को हमने चेक दिया है तो हमारा पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो पेमेंट कौन करेगा अब उस पैसे का जो हमने गोपाल को चेक दिया है, हमारे बिहाफ पे बैंक पेमेंट करेगा, बैंक विल बी द गिवर, इसलिए हमने बैंक को क्रेडिट करा है। अब हम एक तरीके से कैश कॉलम बना रहे हैं और बैंक कॉलम बना रहे हैं। तो कैश बुक बना रहे हैं तो उसमें बैंक का नाम नहीं आएगा, हमने गोपाल को डेबिट करा है, एंट्री में डेबिट करा है, तो इधर कैश बुक में वो आ जाएगा क्रेडिट साइड में बाय गोपाल के नाम से और अमाउंट आ जाएगा बैंक कॉलम में 6000 रुपीज। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आ रहा है हमारे पास 9 अप्रैल को, पेड रेंट 4000 रुपीज। हम ये अज्यूम करेंगे हमने कैश में पे करा है, एंट्री हो जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। इसका लॉजिक अगर हम देखें, रेंट हमारे लिए एक्सपेंडिचर है, नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। कैश को क्रेडिट क्यों करा, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हमारे यहाँ से कैश जा रहा है तो हमारी एंट्री बन गई रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश के अंदर कैश का नाम नहीं आएगा, रेंट को हमने डेबिट करा है तो हम इधर लिख देंगे बाय रेंट क्रेडिट साइड में और कैश कॉलम में आ जाएगा 4000 रुपीज। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है विड्रॉन फ्रॉम बैंक। अब ये एंट्री बहुत ध्यान से हमें देखनी है। विड्रॉन फ्रॉम बैंक 10,000 रुपीज, हमने बैंक से 10,000 रुपए निकाले, यानी कि बिजनेस के पास कैश आ रहा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, और पैसा कहां से निकाला हमने, बैंक में से। बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, बैंक इज द गिवर, तो हमारी एंट्री बन गई कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब इस एंट्री में कैश भी इफेक्ट हो रहा है और बैंक भी इफेक्ट हो रहा है, तो जिस ट्रांजैक्शन में कैश और बैंक दोनों इफेक्ट होते हैं उसको हम कॉन्ट्रा एंट्री के नाम से जानते हैं, इट इज कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्री। पहले हम मान लेते हैं कि हम कैश अकाउंट बना रहे हैं, पहले हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हम हमें दोनों बनाना है कैश और बैंक। पहले हम कैश बना रहे हैं, कैश में कैश का नाम नहीं आएगा, हमने बैंक को क्रेडिट करा है तो अब वो डेबिट में आ जाएगा टू बैंक 10,000 रुपीज। अब अज्यूम कीजिए कि अब आप बैंक अकाउंट बना रहे हो, सपोज कीजिए बैंक में बैंक का नाम नहीं आएगा, सामने कौन बचा कैश, कैश को हमने डेबिट करा है, अब वो क्रेडिट साइड में आ जाएगा, हम लिख देंगे बाय कैश और अमाउंट हो जाएगा 10,000। तो देखिए इधर हमने एक तरीके से लिखा टू बैंक और अमाउंट आया कैश में, हमने लिखा बाय कैश और अमाउंट आया बैंक में। हम यहाँ साइड में लिख सकते हैं सी का मतलब होता है कॉन्ट्रा एंट्री, मतलब ये एक ऐसी एंट्री है जो दोनों जगह हो रही है। और कॉन्ट्रा एंट्री हम किसको कहते हैं, जिस एंट्री में कैश या बैंक दोनों इफेक्ट होता है। चलो मैं आपको ये भी बता देता हूँ, सिर्फ 2 ट्रांजेक्शंस ऐसे होंगे जहां पे कैश बैंक दोनों इफेक्ट होंगे, जब हम बैंक में पैसा जमा कराएंगे या जब हम बैंक से पैसा निकालेंगे, तब उस एंट्री में कैश और बैंक दोनों इफेक्ट होंगे, उसको हम कॉन्ट्रा एंट्री बोलेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास आ रहा है कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। हमने बैंक में पैसा जमा करवाया, तो बैंक में पैसा जमा कराया, हु इज द रिसीवर, बैंक इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, बैंक को डेबिट कर दिया। हमारे पास से कैश जा रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसलिए हम कैश जा रहा है तो कैश को हमने क्रेडिट कर दिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। अब सपोज कीजिए अब ये एंट्री भी कॉन्ट्रा एंट्री है क्योंकि बैंक और कैश दोनों आ रहा है, तो सपोज कीजिए हम पहले बैंक का लेजर बना रहे हैं, तो बैंक में बैंक का नाम नहीं आएगा, बैंक में बैंक का नाम नहीं आएगा, हमने कैश को क्रेडिट करा है, अब वो डेबिट में आ जाएगा टू कैश और अमाउंट है हमारा 8,000 रुपीज। फिर अब अज्यूम कीजिए कि अब हम बना रहे हैं कैश अकाउंट, तो कैश में कैश का नाम नहीं आएगा, हमने बैंक को डेबिट करा है, तो अगर बैंक को डेबिट करा है तो बैंक हमारा क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय बैंक और ये अमाउंट हो जाएगा 8,000 रुपीज। देखिए टू कैश करके अमाउंट आया बैंक में और बाय बैंक करके अमाउंट आया कैश में, और जैसा कि मैंने आपको बताया कॉन्ट्रा एंट्री के साइड में हम लिख देते हैं सी। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है अगला ट्रांजेक्शन विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज 1,000 रुपीज। पर्सनल यूज के लिए हमने बैंक से 1,000 रुपए निकाले, इसकी एंट्री हो जाएगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। ड्रॉइंग्स क्योंकि जब पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला तो पैसा किसके पास गया, प्रोप्राइटर के पास गया, प्रोप्राइटर इज द रिसीवर और हम जानते हैं डेबिट द रिसीवर, इसलिए हमने प्रोप्राइटर को डेबिट कर दिया, प्रोप्राइटर की जगह हमने क्या लिखा, ड्रॉइंग्स अकाउंट लिखा। टू बैंक, बैंक क्यों करा, क्योंकि पैसा बैंक में से निकला है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, देने वाला कौन है, बैंक देने वाला है, सो एंट्री बनी ड्रॉइंग्स टू बैंक।
अब हम बैंक का लेजर बना रहे हैं एक तरीके से, इट्स नॉट लेजर, इट्स कैश बुक, बट आप लेजर की जो पोस्टिंग है इसमें जो ट्रांजेक्शन हम फीड कर रहे हैं वो बिल्कुल लेजर की तरह ही हो रहा है। हम बैंक के लेजर में बैंक का नाम लिखेंगे नहीं, ड्राइंग्स को हमने डेबिट करा है तो अब क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय ड्राइंग्स और हम लिख देंगे बैंक कॉलम में 1000 रुपए। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है अगला ट्रांजेक्शन, रिसीव द चेक फ्रॉम मिस्टर वाई ₹10,000 एंड सेंड टू द बैंक। हमें वाई से चेक मिला और हमने उसको तुरंत बैंक में जमा करा दिया, तो हु इज द रिसीवर? बैंक इज द रिसीवर एंड हु इज द गिवर? वाई इज द गिवर। सो एंट्री बन गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू वाई, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर वाला रूल हमने फॉलो किया है। बैंक टू वाई, बैंक में बैंक का नाम नहीं आएगा, वाई को हमने क्रेडिट करा है, अब हम डेबिट साइड में लिख देंगे टू वाई और अमाउंट आ जाएगा 10,000। अब हमने कैश का टोटल लगाया, ये आ रहा है 45। कैश के टोटल में से हमने जो क्रेडिट साइड का टोटल लगाया वो आ रहा है 4 + 8 12, 45 में से 12 को माइनस करा तो बैलेंस बच गया हमारे पास 33,000। ऐसे ही बैंक का अगर टोटल लगाते हैं तो ये आता है 68,000। 68 में से आप टोटल कर लीजिए क्रेडिट साइड का, ये हो रहा है 17। 68 में से 17 को माइनस करा तो बैंक का बैलेंस बच गया 51,000 और ये टोटल आमने सामने आ जाएगा 45 45 68 68,000। अब हम 2 कॉलम कैश बुक के ऊपर ही एक क्वेश्चन और लेंगे और इस बार जो हमारा 2 कॉलम होगा वो होगा कैश विद डिस्काउंट। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कैश के साथ हमने बनाया था बैंक कॉलम, अब हम कैश के साथ बनाएंगे डिस्काउंट कॉलम। सबसे पहले हम ट्रांजैक्शंस को एक बार चेक कर लेते हैं। हमें 2019 1 अप्रैल को दिया हुआ है कैश इन हैंड 15,000 रुपीज, यानी कि कैश का ओपनिंग बैलेंस हमें दिया हुआ है 15,000। देन वी हैव गिवन कैश सेल्स 12,000, पेड टू सोम 4,900 एंड डिस्काउंट रिसीव 100 रुपीज। हमने सोम को 4,900 रुपए दिए और हमें डिस्काउंट मिला है 100 रुपए। रिसीव फ्रॉम विजय 7,800, डिस्काउंट अलाउड ₹200 और हमने डिस्काउंट दिया है 200 रुपए। कैश परचेज 5,000 रुपीज, रिसीव डिविडेंड ऑन शेयर्स, हमने शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा था जिसपे हमें 500 रुपए का डिविडेंड मिला है। बोरोड फ्रॉम मनोहर ₹6,000, हमने मनोहर से 6,000 रुपए बोरो किए हैं, यानी कि एक तरीके से लोन लिया है। पेड टू दिनेश 2,700 इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹3,000, मतलब हमें देने तो 3,000 थे बट हमने 2,700 रुपए ही कैश दिया फुल सेटलमेंट में, यानी कि जो 300 रुपए हमने कम पे किए उसे हम बोलेंगे डिस्काउंट। नेक्स्ट आ रहा है पेड कार्टेज ₹1,000, 1,000 रुपए का हमने कार्टेज पे करा है। और लास्ट ट्रांजैक्शन है रिसीव फ्रॉम एक्स ऑन बिहाफ ऑफ वाई, मिला तो एक्स है बट एक्स से मिला है लेकिन देने वाला जो पर्सन है बेसिकली वो है वाई, मतलब वाई के बिहाफ पे पैसा मिला है, तो हमें से जो मतलब है सिर्फ वाई से है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फॉर्मेट देख लीजिए, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर और एलएफ का कॉलम हमने यहाँ पे इग्नोर किया है। फिर जो 2 कॉलम हमने बनाया है, फर्स्ट हमने रखा है डिस्काउंट कॉलम और सेकंड हमने रखा है कैश कॉलम। ऐसे ही क्रेडिट साइड में हो जाएगा डेट, पर्टिकुलर, डिस्काउंट एंड कैश। और हम जानते हैं कि डेबिट साइड रिसिप्ट साइड होती है और जो क्रेडिट साइड होती है वो हमारी पेमेंट साइड होती है। सबसे पहले हमें कैश का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 15,000 रुपए, तो हम लिखेंगे टू बैलेंस बीडी 15,000 रुपीज। ओपनिंग बैलेंस कैश का दिया हुआ है 15,000। नेक्स्ट हमें लिख दिया हुआ है कैश सेल्स 12,000, 12,000 रुपीज। अगर हम कैश सेल्स की पहले एंट्री बनाएं तो एंट्री भी हमने बना रखी है, यहाँ पे एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। लॉजिक क्लियर है ही, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश हमारे पास आ रहा है, गुड्स हमारे यहाँ से जा रही है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो इसलिए हमने गुड्स को क्रेडिट करा है, गुड्स की जगह सेल्स आ गया, तो एंट्री बन गई कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। जैसा कि हम जानते हैं जो हम कैश बुक बना रहे हैं बेसिकली इट्स ए कैश लेजर, इसका जो फॉर्मेट है वो लेजर की तरह ही है। तो अगर हम कैश का लेजर बना रहे हैं तो कैश के लेजर में कैश का नाम नहीं आएगा। अब सामने कौन बचा? सेल्स। सेल्स को हमने क्रेडिट करा है, अब आप इसको डेबिट में लिख दीजिए टू सेल्स और अमाउंट हो जाएगा 12,000 रुपीज। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है पेड टू सोम। सोम को हमने 4,900 रुपए कैश में दिए और 100 रुपए का हमें डिस्काउंट मिला। एंट्री हो जाएगी सोम अकाउंट डेबिट 5,000, टू कैश 4,900, टू डिस्काउंट 100 रुपीज। मतलब हमें सोम को 5,000 देने थे, हमने कैश में सिर्फ 4,900 रुपए दिए हैं और 100 रुपए का हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है। अगर एंट्री देखते हैं तो डेबिट द रिसीवर, जो व्यक्ति पाता है उसको हम डेबिट करते हैं, इसलिए हमने सोम को डेबिट किया है।
क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो चीज हमारे यहाँ से जाती है, कैश जा रहा है 4900, और डिस्काउंट को हमने क्रेडिट करा क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट का नियम होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। डिस्काउंट हमारी इनकम है क्योंकि हमने 5000 की जगह सोम को सिर्फ 4900 रुपए दिए हैं। अब हम एक तरीके से बना रहे हैं कैश का लेजर। कैश के लेजर में कैश का नाम तो आएगा नहीं, सोम को हमने डेबिट करा है तो हम लिख देंगे बाय सोम, ये बाय सोम आ गया, और कैश के कॉलम में आ जाएगा 4900 रुपीज, और डिस्काउंट के कॉलम में इसी साइड में आ जाएगा 100 रुपीज। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास आ रहा है कैश परचेज। कैश परचेज, इसकी अगर हम एंट्री बनाएं तो एंट्री हो जाएगी इसकी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कैश में कैश का नाम नहीं आएगा, कैश बुक बना रहे हैं, परचेज को हमने डेबिट करा है, अब हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय परचेज, और अमाउंट हो जाएगा 5000 रुपीज। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमें दिया हुआ है रिसीव डिविडेंड ऑन, सॉरी उससे पहले एक ट्रांजेक्शन रह गया हमारा यहाँ पे, रिसीव फ्रॉम विजय ₹7800, हमें विजय से 7800 रुपए मिले, तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट 7800 रुपए। हमने 200 रुपए का डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट हमारे लिए एक्सपेंडिचर है इसलिए हमने डिस्काउंट को डेबिट कर दिया, और विजय को क्रेडिट करा क्योंकि विजय इज द गिवर, पैसा जो हमें मिला है वो विजय से मिला है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, सो कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू विजय। कैश बुक में कैश का नाम नहीं आएगा, हमने विजय को क्रेडिट करा है तो ये डेबिट साइड में आ जाएगा टू विजय, कैश के कॉलम में 7800 और डिस्काउंट के कॉलम में हो जाएगा 200। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है कैश परचेज, जिसको हमने थोड़ा एक स्टेप पहले देख लिया था, वो दोबारा समझ लेते हैं। कैश परचेज, एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश में कैश का नाम नहीं आएगा, हम लिख देंगे बाय परचेज, और ये हो जाएगा 5000 रुपीज। नेक्स्ट आ रहा है रिसीव डिविडेंड ऑन शेयर्स, हमें शेयर्स पे डिविडेंड मिला, डिविडेंड हमारी इनकम है, इनकम हमेशा क्रेडिट होती है, कैश हमारे पास आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, एंट्री हो गई कैश अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड, कैश के लेजर में कैश का नाम नहीं आएगा, डिविडेंड को हमने क्रेडिट कराया, अब डेबिट साइड में आ जाएगा टू डिविडेंड, और अमाउंट हो जाएगा 500 रुपए 500 रुपीज। नेक्स्ट हम लेते हैं बोरोड फ्रॉम मनोहर 6000 रुपीज, हमें मनोहर से 6000 रुपए मिले, तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू मनोहर, और अमाउंट हो जाएगा 6000, एंट्री हुई कैश टू मनोहर, कैश में कैश का नाम नहीं आएगा, मनोहर को हमने क्रेडिट करा है तो टू, अब डेबिट साइड में लिख देंगे टू मनोहर। नेक्स्ट आ रहा है पेड टू दिनेश 2700 इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹3000, मतलब देना 3000 था बट हमने कैश में सिर्फ 2700 रुपए दिए, सो एंट्री हो गई दिनेश अकाउंट डेबिट 3000 टू कैश 2700, और 300 रुपए का हमें डिस्काउंट मिला क्योंकि हमने 3000 की जगह सिर्फ 2700 रुपए दिए हैं, तो 300 रुपए का हमें फायदा हो गया, डिस्काउंट मिल गया है। लॉजिक क्लियर रही, दिनेश को पैसा दिया है, दिनेश इज द रिसीवर, और रूल होता है डेबिट द रिसीवर। हमारे यहाँ से कैश जा रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश जा रहा है, और डिस्काउंट हमारी इनकम है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम। तो अब देखिए वही कैश के लेजर में हम कैश का नाम नहीं लिखेंगे, दिनेश को हमने डेबिट करा है, अब क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय दिनेश, और 2700 कैश में और 300 डिस्काउंट के कॉलम में। नेक्स्ट आ रहा है पेड कार्टेज, 1000 रुपए का हमने कार्टेज दिया, तो एंट्री हो जाएगी कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश, और हम लिख देंगे बाय कार्टेज, यानी कि पेमेंट साइड में आ जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है रिसीव फ्रॉम एक्स ऑन बिहाफ ऑफ वाई, हमें एक्स से पैसा मिला बट वाई के बिहाफ पे, तो हम सिर्फ वाई को जानते हैं, एक्स से हमें कोई मतलब नहीं है, एंट्री हो जाएगी कैश टू वाई, और हम यहाँ लिख देंगे टू वाई, अमाउंट हो जाएगा 4000 रुपीज। अगर हम कैश का टोटल लगाते हैं ये आता है 45,300, इसमें से आप ये चारों आइटम का टोटल लगा के माइनस करेंगे तो जो बैलेंस बचेगा वो आएगा 31,700, और हम लिख देंगे बाय बैलेंस CD, यानी कि बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अब बात आती है डिस्काउंट के कॉलम की, डिस्काउंट के कॉलम का हमें बैलेंस नहीं निकालना है, सिर्फ टोटल लगाना है। अगर हम डिस्काउंट का टोटल लगाते हैं तो डेबिट साइड का टोटल तो आ रहा है 200, और क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 400 रुपीज। ये जो 200 रुपीज है ये एक तरह से डिस्काउंट अलाउड है, और ये जो 400 रुपीज है ये हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड है। ये दो अलग अलग नेचर के अकाउंट है, इसलिए इनका बैलेंस नहीं होगा।
दोबारा समझ लीजिए, ये डिस्काउंट अलाउड है जो हमने डिस्काउंट दिया है क्योंकि किसी ने हमें जल्दी पेमेंट किया है, और ये डिस्काउंट रिसीव्ड है कि हमने किसी को जल्दी पेमेंट किया है इसलिए हमें डिस्काउंट मिला है। तो 200 रुपये अलाउड है, 400 रुपये हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड है। तो इस तरह से हमने एक 2 कॉलम कैश बुक में कैश कॉलम और डिस्काउंट कॉलम को डिस्कस करा। अब हम 2 कॉलम कैश बुक के ऊपर एक क्वेश्चन और लेंगे, बट इस बार हमारे जो 2 कॉलम्स होंगे वो होगा डिस्काउंट एंड बैंक। अब तक हम 2 कॉलम कैश बुक के ऊपर 2 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। फर्स्ट जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें कैश के साथ बैंक बनाया था। सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमने कैश के साथ डिस्काउंट बनाया था। इस थर्ड क्वेश्चन के अंदर हम बैंक के साथ बनाएंगे डिस्काउंट कॉलम। सबसे पहले हम क्वेश्चन को चेक करते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कैश एट बैंक 20,000 रुपीज, यानी कि हमारा बैंक बैलेंस जो है वो है 20,000 रुपए। इसके बाद हमें लिखा हुआ है रिसीव चेक फ्रॉम एक्स 5,800 एंड डिस्काउंट अलाउड 200। हमें एक्स से चेक मिला 5,800 रुपए का, हमने डिस्काउंट दिया 200 रुपए, और उस चेक को हमने बैंक के अंदर जमा भी करवा दिया। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हमने चेक को बैंक में सेम डे जमा करवाया है या नहीं करवाया, इसको भी अपन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है पे चेक टू वाई 3,900 एंड डिस्काउंट रिसीव 100 रुपीज। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है इशूड अ चेक फॉर रेंट रुपीज 5,000, हमने रेंट पे किया है चेक से। बैंक चार्जेस हमने पे किए हैं 400 रुपए। स्टाफ की सैलरी दी है 6,000 रुपए, वो भी चेक से दी है। एक हमें चेक मिला है 7,000 रुपए का, बट चेक नॉट सेंड टू द बैंक ऑन द सेम डे। हमें चेक तो मिल गया है बट उस चेक को अभी तक हमने बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाया है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्यूशन के साथ। फॉर्मेट देख लीजिए पहले आप। कैश बुक 2 कॉलम, डेबिट साइड के अंदर डेट, पर्टिकुलर, डिस्काउंट एंड बैंक। डेट, पर्टिकुलर, डिस्काउंट एंड बैंक, दिस इज द क्रेडिट साइड एंड दिस इज अवर डेबिट साइड। और ये हम जानते ही हैं, ये वाली साइड जो डेबिट साइड होती है ये हमारी रिसिप्ट साइड होती है, और जो क्रेडिट साइड होती है वो हमारी पेमेंट साइड होती है। सबसे पहले हम लिख रहे हैं टू बैलेंस बीडी, यानी कि बैंक का जो ओपनिंग बैलेंस है। बैंक का हमें ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 20,000 रुपीज, यानी कि 20,000 रुपए। हम लिख देंगे टू बैलेंस बीडी। कभी कभी बैंक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस भी हो सकता है। अगर ओवरड्राफ्ट बैलेंस होगा तो हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। नेक्स्ट हमें लिखा हुआ है, हमें एक्स से चेक मिला 5,800 रुपए का, इसकी हमने यहाँ पे एंट्री करी है। बैंक अकाउंट डेबिट 5,800 और हमने 200 रुपए का डिस्काउंट दिया है, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 200 एंड 2x 6,000। देखिए एक्स से लेने 6,000 थे, उसने हमें चेक दिया है 5,800 रुपए का, और डिस्काउंट हमारा हो गया 200 रुपए। अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो पैसा बैंक में जा रहा है, बैंक इज द रिसीवर। डिस्काउंट हमारा एक्सपेंडिचर है इसलिए हमने डेबिट करा, एंड एक्स इज द गिवर। जैसा कि हम जानते हैं पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। एक्स यहाँ पे गिवर है। हम कैश बुक बना रहे हैं और उसमें बैंक कॉलम बना रहे हैं, तो बैंक के अंदर बैंक का नाम तो नहीं आएगा। अब हमने x को क्रेडिट करा है, तो x को क्रेडिट करा है तो हम यहाँ डेबिट साइड में लिख देंगे 2x। बैंक के अंदर आ जाएगा 5,800 और डिस्काउंट के अंदर आ जाएगा 200। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमें दिया हुआ है पेड चेक टू y। हमने y को चेक दिया 3,900 रुपए का, और हमें डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है 100 रुपीज। अगर हम देखें तो हु इज द रिसीवर, y इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, इसलिए हमने y को यहाँ पे डेबिट कर दिया। पेमेंट बैंक करेगा क्योंकि हमने y को चेक दिया, तो पैसा कहां से निकलेगा हमारा बैंक से, तो हु इज द गिवर, बैंक इज द गिवर, इसलिए बैंक को हमने क्रेडिट कर दिया। डिस्काउंट हमें रिसीव्ड हुआ है, 100 रुपए हमारी इनकम है, इनकम हमेशा क्रेडिट होती है। ये एंट्री हमने करी यहाँ पे। अब हम बैंक, एक तरीके से हम कैश बुक में बैंक कॉलम बना रहे हैं, तो बैंक के अंदर बैंक का नाम नहीं आएगा। y को हमने डेबिट करा है तो इसे क्रेडिट साइड में लिख दिया जाएगा बाय y। बैंक कॉलम में 3,900 और डिस्काउंट कॉलम में हो जाएगा 100 रुपीज। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमें दिया हुआ है इशूड अ चेक फॉर रेंट। हमने रेंट पे करा है, रेंट हमारा एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, और पेमेंट बैंक ने किया है, बैंक इज द गिवर। एंट्री हो गई रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक में हम लिख देंगे बाय रेंट और अमाउंट आ जाएगा 5,000 रुपीज। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है पेड स्टाफ सैलरी बाय चेक रुपीज 6,000। हमने स्टाफ सैलरी का पेमेंट करा चेक से, सेम रूल। स्टाफ उससे पहले एक एंट्री रखी बैंक चार्जेस 400 रुपए। पहले हम बैंक चार्जेस को देख लेते हैं, तो एंट्री हो जाएगी बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक चार्जेस हमारा एक्सपेंडिचर है, बाय बैंक चार्जेस। ऐसे ही हमें स्टाफ सैलरी दे रखी है, उसी लॉजिक से सैलरी हमारा एक्सपेंसेस है, तो एंट्री हो जाएगी सैलरी टू बैंक,
और हम यहाँ लिख देंगे बाय सैलरी। एक लास्ट ट्रांजेक्शन हमें दिया हुआ है, रिसीव द चेक फ्रॉम जेड ₹7,000। हमें जेड से 7,000 का चेक मिला, बट चेक नॉट सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन। बट अभी तक हमने इस चेक को बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया। अब बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर हमें किसी कस्टमर से चेक मिलता है या किसी से भी हमें चेक मिलता है और हम चेक को सेम डे डिपॉजिट करवा देते हैं, तो हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू जिसने भी चेक दिया। जैसे यहाँ पे एक्स ने चेक दिया था तो हमने एंट्री कर दी बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स। अगर हमने चेक मिल तो गया बट उसको अगर हमने जमा नहीं करवाया तो हम एंट्री करेंगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू जेड। कुछ ऑथर्स ऐसा करते हैं, तो हमने भी एंट्री यहाँ पे करी है चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू जेड। कुछ ऑथर्स कहते हैं कि इसको चेक इन हैंड की जगह कैश मान लिया जाए, कि आपको चेक तो मिल गया बट अभी तक आपने इसको बैंक में जमा नहीं करवाया, तो आप इसको कैश भी कंसीडर कर सकते हैं। तो कुछ ऑथर्स तो करते हैं चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू जेड और कुछ ऑथर्स इसकी जगह एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू जेड। लेकिन हम यहाँ पे बैंक कॉलम बना रहे हैं, तो बैंक कॉलम बना रहे हैं तो ये वाला जो ट्रांजेक्शन है, चाहे हम कैश माने इसको चाहे चेक इन हैंड माने, ये ट्रांजेक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होगा। जब 2 दिन बाद, 4 दिन बाद या 5 दिन बाद जब भी इस चेक को बैंक में जमा करवाया जाएगा तो हमारी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक इज द रिसीवर। 2, अगर हमने ऊपर चेक इन हैंड लिखा है तो हमारी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। और जब अगले महीने की हम कैश बुक बनाएंगे तो हम लिख देंगे फिर वहां पे बाय बैंक। और अगर हमने यहाँ पे कैश माना होता तो बैंक टू चेक इन हैंड की जगह एंट्री हो जाती बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, और फिर वो एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री की तरह डील होती जो हम कैश बुक और कैश कॉलम और बैंक वाले कॉलम के साथ डिस्कस कर चुके हैं कि कॉन्ट्रा एंट्री को कैसे डील किया जाता है। तो अभी एक बार दोबारा समझ लीजिए, हमें चेक मिला तो हमने एंट्री कर दी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू जेड, बट ये एंट्री अभी बैंक कॉलम में नहीं आएगी। ये 2 दिन बाद, 4 दिन बाद जब जमा हो जाएगा चेक, तब ये कैश बुक में आएगी और उस समय एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। अब हम टोटल लगाएंगे। बैंक का टोटल हमारा हो रहा है 25,800 और इस टोटल में से हम क्रेडिट के इन चारों आइटम का टोटल माइनस करेंगे तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस बचेगा और हम लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी, और ये बैलेंस बच रहा है 10,500, दैट इज 10,500। अगर हम डिस्काउंट कॉलम का टोटल लगाते हैं तो ये हो रहा है 200, और अगर डिस्काउंट के क्रेडिट साइड का टोटल लगाते हैं तो ये हो रहा है हमारा 100। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने देखा इस लेक्चर के अंदर हमने 2 कॉलम कैश बुक डिस्कस करी और तीनों तरह की 2 कॉलम कैश बुक को डिस्कस करा। फर्स्ट क्वेश्चन में कैश के साथ हमने बनाया बैंक, फिर कैश के साथ बनाया डिस्काउंट, और अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने बैंक के साथ बनाया डिस्काउंट कॉलम। आई होप यू विल लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।